गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ है, मस्त है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और बरसात के मौसम का आनंद भी ले रहे होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, कुछ पढ़ लिख लिया जाए, कुछ समझ बुझ लिया जाए, क्योंकि एग्जाम भी करीब आ रहे हैं। देखिए, अभी बिहार पीसीएस जो अभी 72वीं होने वाली है, उसका एग्जाम जो है 26 जुलाई को था, वो पोस्टपोन्ड हो गया। अभी कोई तिथि आधिकारिक रूप से नहीं आई है ना। कुछ अपरिहार्य कारणों से जो है कि पेपर स्थगित हो गया है, मतलब पोस्टपोन्ड हो गया है। खैर, हम लोग को वो नहीं देखना है कि कब तक आएगी तिथि, ये बैठकर नहीं इंतजार करना है। इस बात का आप लोग खास ध्यान रखिए। आप लोग अपनी तैयारी को दोगुना तिगुना स्पीड में और जाइए, ले जाइए, ठीक है। और यूपी पीसीएस भी आ गया है। मैं बिहार पीसीएस जो दे रहे हैं उनसे, और जो यूपी पीसीएस दे रहे हैं उनसे, इन दोनों स्टेट से, और जो भी यूपी पीसीएस जिस भी स्टेट से आप आकर देंगे, या बिहार पीसीएस दें या भी कोई भी स्टेट पीसीएस दें, किसी भी स्टेट के आपको, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि स्टेट पीसीएस में अब जी जान झोंक दीजिए, ठीक है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग लाए हैं एक अच्छा सीरीज। हर एक टॉपिक को थोड़ा हम लोग समझा देंगे, बता देंगे, फिर उस पर जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो कि बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, ठीक है, जो भी स्टेट पीसीएस के, राजस्थान पीसीएस के, जो भी हरियाणा पीसीएस तक का भी हम लोग प्रश्न लेंगे, आईएएस का भी प्रश्न लेंगे, जो भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो पिछले सालों में पूछा गया है इन आयोगों द्वारा, स्टेट पीसीएस के आयोगों द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली के द्वारा, इन सबका प्रश्न हम लोग इतना अच्छे से हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, कैसे पूछ रहा है, प्रश्न पढ़ते ही कैसे आंसर का पता लग जाए, आधा क्वेश्चन हमारा वहीं आसान हो जाए, किस तरह से पढ़ना है। पढ़ने का भी एक तरीका होता है कि एग्जाम हॉल में हमें प्रश्न कैसे पढ़ना है, ताकि एक ही प्रश्न को 2 बार न पढ़ना पड़े। अगर 2 बार आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग का समय बचेगा तो ऑप्शन पर पढ़ेंगे, पढ़ते आपका मार्क करके आगे निकल जाएंगे, ठीक है। आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि प्रश्न कैसे पढ़ना है, और हम लोग टॉपिक वाइज PYQ देंगे और उसको समझाएंगे। बस आप लोग को धैर्य बनाकर नोट करना है, समझना है, बार बार उसको देखना है वीडियो को, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना है, और अपने मित्रों को भी बताइए कि ये सीरीज चल रही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम लोग ज्यादा समय न लेते हुए पर्यावरण हम लोग जो पढ़ रहे हैं, पर्यावरण में धारणीय विकास एवं सतत विकास जो टॉपिक पढ़ेंगे, तो पर्यावरण में धारणीय विकास और सतत विकास को आइए समझते हैं। फिर इस पर PYQ हम लोग प्रीवियस ईयर का जो भी प्रश्न है उसको देखते हैं, उसको सॉल्व करेंगे, उसको अच्छे से कैसे डील करेंगे, आइए देखते हैं, ठीक है। तो धारणीय विकास की बात करते हैं हम लोग, है ना। कौन सा टॉपिक है मित्रों? धारणीय विकास या सतत विकास, ठीक है दोस्तों। धारणीय विकास या सतत विकास किसमें? पर्यावरण में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग पर्यावरण में धारणीय विकास सतत विकास पढ़ रहे हैं। आइए थोड़ा सा जानते हैं कि धारणीय विकास या पर्यावरण विकास का मतलब क्या होता है। तो पहले यूं समझें कि धारणीय विकास का मतलब ये होता है, या सतत विकास का मतलब, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। एक अपने लिमिट में रहकर विकास करना, एक सतत विकास करना, लगातार विकास करना, और जो हमारे भावी पीढ़ी में आने वाले लोग हैं, ठीक है, उनके लिए संसाधनों को बचा कर रखना और साथ में अपना विकास करते हुए चलना, इसी को कहते हैं धारणीय विकास या सतत विकास। तो आइए देखते हैं धारणीय विकास या सतत विकास के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है धारणीय विकास शब्द को, ठीक है, जो धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उस शब्द को 1987 में, ऐसे ही मार्क करना है अगर आप लोग प्रश्न पढ़ेंगे तो। मैं तो खैर फिलहाल इस टॉपिक के बारे में कुछ समझा दूं, फिर प्रश्न पर आता हूं। लेकिन धारणीय विकास शब्द को 1987 में, ठीक है, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में WCED, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है WCED। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप लोग इसको नहीं पढ़े लिखे हैं, नहीं जान रहे हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। पर्यावरण का हर टॉपिक में ऐसे ही पहले नोट के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो WCED की रिपोर्ट के अनुसार एक रिपोर्ट थी, जिस पत्रिका थी जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है।
WCED की एक रिपोर्ट थी जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, में परिभाषित किया गया है किसको, धारणीय विकास शब्द को। ठीक है, आइए सेकेंड पॉइंट देखते हैं। 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन, मैं पृथ्वी सम्मेलन आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, इस बात का ध्यान रखिए। आप जाइए प्लेलिस्ट मेरा खोलिए PDIS पर, है ना, और पृथ्वी सम्मेलन देखिए, वहां पे टॉपिक लिखा होगा, है ना, पृथ्वी सम्मेलन ब्रैकेट में लिखा होगा रियो समिट 1992, उसको आप लोग एक बार फिर से पढ़िए। ठीक है, उस वीडियो को। 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में अपनाए गए एजेंडा 21 का भी अलग से मैंने क्लास लिया है। देखिए कैसे चीजें रिलेट हो रही हैं, और मैं कैसे पढ़ा रखा हूँ चीजों को। ठीक है, पर रियो घोषणा, जो रियो समिट हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन 1992 वाला रियो घोषणा में इसके प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया। किसके प्रति, धारणीय विकास के प्रति। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 2002 में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है जोहान्सबर्ग। अब दक्षिण अफ्रीका कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका, जब अफ्रीका महाद्वीप का आप मैप खोलेंगे तो नीचे सबसे आगे देखेंगे साउथ अफ्रीका लिखा होगा, और साउथ अफ्रीका का ही एक शहर है जहाँ पे है जोहान्सबर्ग। ठीक है, मैप आप लोग ले लीजिए। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिए कि 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था, सतत विकास, जिसको धारणीय विकास भी बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास लक्ष्यों, SDGs, है ना, सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बोलते हैं अंग्रेजी में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बोलते हैं अंग्रेजी में। सतत विकास लक्ष्यों को 25 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसको UNGA बोलते हैं, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA, संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्यों ने 2030 एजेंडा के तहत अपनाया था। एक एजेंडा प्रस्तावित है 2030 तक, जिसको प्राप्त करना है SDG लक्ष्यों को, है ना। ठीक है, 2000 और सतत विकास लक्ष्यों की बात करें तो 2030 तक प्राप्त करना है किनको, इन लक्ष्यों को, SDGs, जो सतत विकास लक्ष्य रखे गए हैं 16-17 जो भी लक्ष्य हैं, उनको 2030 तक प्राप्त करने की बात कही गई है। यही बात उसमें समझाना चाह रहा है। अगला पॉइंट देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA द्वारा भारत की ओर से एक प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का एक प्रस्ताव था जिसको स्वीकार किया गया है, जिसके तहत 2023 को UNO द्वारा, ठीक है, UNO द्वारा अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया। बड़ा चर्चा था ये टॉपिक, है ना, जिसको मिलेट वर्ष घोषित करने की बात की गई थी वर्ष 2023 को। ये बड़ा चर्चा में विषय था और इस पर प्रश्न भी बने हुए हैं और आगे बन भी सकते हैं कि किस वर्ष को मिलेट वर्ष घोषित किया गया है, जिसको मोटा अनाज बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में मिलेट को मोटा अनाज बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा भारत की ओर से एक प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है, जिसके तहत 2023 को UNO द्वारा, ये सन याद रखिएगा आप लोग, इसको 2023 को UNO द्वारा अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। और आगे देखते हैं 2024 को क्या घोषित किया गया, तो वर्ष 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसको अंग्रेजी में UNGA बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतरराष्ट्रीय कैबिनेट्स वर्ष घोषित किया गया है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि कैबिनेट वर्ष किस सन को घोषित किया गया है, तो 2024 को, किसके द्वारा, UNGA के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। ठीक है, वर्ष 2025 को आइए देखते हैं कि वर्ष 2025 को UNGA संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा क्वांटम विज्ञान, ये विज्ञान से संबंधित आ गया है, 2025 को किया गया है। क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, ग्लेशियरों के संरक्षण, ग्लेशियर मतलब होता है बड़े बड़े खंड, बर्फ के खंड का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष तथा शांति और विश्वास का अंतरराष्ट्रीय वर्ष
घोषित किया गया है। किसको? 2025 को। ये 2025 बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। 2026 का एग्जाम आने वाला है आप लोगों का। कौन सा? यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस। ठीक है, तो यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस में 2025 को पूछ सकता है, क्योंकि 2026 में एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, तो 2025 को पूछ सकता है कि क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इतना हो गया आप लोगों का। आगे आइए देखते हैं कि आगे और धारणीय विकास और सतत विकास में क्या पढ़ना है। ठीक है, आगे कुछ पॉइंट को हम लोग ध्यान देते हैं। आइए दोस्तों, आप लोग देख रहे थे धारणीय विकास, सतत विकास। ठीक है, आप लोग इतना नोट कर लीजिए इस चीज को, और 2025 वाला पक्का नोट करिएगा, क्योंकि विज्ञान, क्वांटम और प्रौद्योगिकी पर और सहकारिता और ग्लेशियर संरक्षण पर ही बात की गई है, जो कि 2025 को वर्ष घोषित किया गया है। ग्लेशियर का वर्ष, क्वांटम प्रौद्योगिकी का वर्ष, सहकारिता वर्ष और शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। किसको? 2025 को। ठीक है, आइए और आगे हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग 2025 वाला वर्ष पढ़े हैं कि क्वांटम प्रौद्योगिकी, सहकारिता वर्ष, ठीक है, विश्व का शांति और संरक्षण का वर्ष, ग्लेशियरों के संरक्षण का वर्ष घोषित किया गया है। थोड़ा सा आइए सतत विकास के बारे में और जानते हैं कि जो सतत विकास का लक्ष्य है, हम लोग पढ़ रहे थे सतत विकास का लक्ष्य है। सतत विकास का लक्ष्य है, ठीक है, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं एसडीजी, एसडीजीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, डेवलप, ठीक है, डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, ये चीज को हम लोग पढ़ रहे थे। इसको जो है 25 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए, ठीक है, 25 सितंबर 2015 को, 25 सितंबर 2015, ठीक है, ये डेट आप लोग नोट्स करते रहिएगा, 25 सितंबर 2015 को। ठीक है दोस्तों, तो सतत विकास लक्ष्य को, एसडीजीज को 25 सितंबर 2015 को यूएनजीए द्वारा, ठीक है, यूएनजीए के सदस्यों ने, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसको आप लोग नोट करते रहिएगा चीजों को, क्योंकि अभी इसी पर प्रश्न पीवाईक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्यों ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्यों ने 2030 के एजेंडा के तहत इसको उसमें अपनाया है। किसमें? एजेंडा 21 के तहत 2030 तक इसके यूएनजीए के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, इसको लक्ष्य रखा गया है कि इस एसडीजी जो सतत विकास लक्ष्य है, लगभग 16-17 लक्ष्य हैं, उनको जो है 2030 तक प्राप्त करना है। ये सरकार का मतलब कि यूएनजीए का लक्ष्य है, और विभिन्न देशों को लक्ष्य रखा गया है, यूएनजीए के द्वारा लक्ष्य दिया गया है कि 2030 तक एजेंडा 21 के तहत सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना है। ठीक है, ठीक है, और आपको जो बताए थे कि जून 2012 में इसमें सतत विकास लक्ष्य में जून 2012 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो, आइए हम आपको बता देते हैं कि जून 2012 को, जून 2012 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो वाला, रियो डी जेनेरियो, ठीक है, जून 2012 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में
संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य यानी रियो+20, ठीक है, रियो+20 जिसको आयोजित किया गया, ठीक है। इतना आप लोग समझ पा रहे हैं। और इन सदस्यों ने द फ्यूचर वी वांट एक क्या बोलते हैं शीर्षक दिया, एक शीर्षक नाम का दस्तावेज था जिसको वी वांट, अरे द फ्यूचर वी वांट, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर आप लोग मिटा दिए होंगे, अरे लिख लिए होंगे, सॉरी। आइए देखते हैं, आप लोग को एक और चीज बताते हैं। द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट, ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है इसलिए हम इसको शॉर्ट्स में समझाने का कोशिश करेंगे। द फ्यूचर वी वांट शीर्षक नाम से एक दस्तावेज पेश किया, किसमें, रियो+20 सम्मेलन में। कहाँ आयोजित हुआ ये, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। कब, जून 2012 में। और इसी दस्तावेज में अपनाया गया किसको, सतत विकास लक्ष्य SDGs को, ठीक है। और जो कि टोटल SDGs आपके 17 SDGs है ना, 17 लक्ष्य हैं जिनको 2030 तक प्राप्त करना है, 2030 तक प्राप्त करना है। इस बात का ध्यान रहे आप लोगों को, ठीक है। तो द फ्यूचर वी वांट में कौन सा लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य को अपनाया गया, और सतत विकास लक्ष्य को अपनाया गया। और सतत विकास लक्ष्य टोटल कितने हैं आप लोगों को समझ है, सतत विकास लक्ष्य टोटल 17 हैं। कितने, 17 लक्ष्य रखे गए हैं, 2030 तक प्राप्त करना है, ठीक है। और 2030 तक प्राप्त करना है। इस चीज को द फ्यूचर वी वांट में अपनाया गया है, किसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। आइए देखते हैं कि वो 17 लक्ष्य कौन कौन है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वो 17 लक्ष्य कौन कौन है। आप लोग इसको नोट करते रहिएगा और समझते चलिए, क्योंकि इसी पर हम लोग PYQ सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा हम पढ़ा दे रहे हैं कि सतत विकास लक्ष्य है क्या, ठीक है। थोड़ा सा हम पढ़ा दे रहे हैं कि सतत विकास लक्ष्य है क्या, और उस पर हम लोग PYQ सॉल्व करेंगे, कितने अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। क्योंकि जो आने वाला एग्जाम है बिहार PCS, फिलहाल हम लोग के सामने बिहार PCS है और UP PCS है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको एक शॉर्ट्स नोट्स के तौर पे हम पढ़ा दे रहे हैं, और बाकी इस पर PYQ जब सॉल्व करेंगे तो उसमें अच्छे से और व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि टोटल कितने लक्ष्य रखे गए हैं। तो टोटल 17 लक्ष्य रखे गए हैं, 17 लक्ष्य। पहला क्या है, ठीक है, पहले में रखा गया है गरीबी की समाप्ति, ठीक है मेरे भाइयों, गरीबी की समाप्ति, इसको आप नोट करते रहिए। दूसरा क्या है, भूखमरी से मुक्ति, ठीक है, भूखमरी से मुक्ति। मुक्ति मतलब होता है छुटकारा पाना, ठीक है, यानी हमारे देश में भूखमरी नाम की कोई चीज न रह जाए, ठीक है। इसकी बात की गई है। तीसरा लक्ष्य की बात किया गया है अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, इसको आप लोग नोट करते रहिए, ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। चौथा लक्ष्य क्या रखा गया है आप लोगों का, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ठीक है। चौथा लक्ष्य रखा गया है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। इस चीज को आप लोग नोट रखिए, नोट करते रहिए मेरे साथ। आप लोग 17 लक्ष्यों को नोट करते रहिए। 4 लक्ष्य हो गए, चौथा लक्ष्य हो गया गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पांचवा है लैंगिक समानता, पांचवा लक्ष्य है लैंगिक समानता, ठीक है। आइए देखते हैं छठा लक्ष्य है, छठा लक्ष्य क्या है, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता,
इन सबको कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिए आप लोग। 2030 तक, ठीक है। 7वां क्या रखा गया है? ठीक है, किफायती और स्वच्छ ऊर्जा। जो हमारे देश में ऊर्जा बनती है, बिजली बनता है, उनका स्वच्छ मतलब पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए। जब उत्पादन होता है बिजली का तो पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए, उनसे कोई पर्यावरण का नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसे ऐसे प्रकार से बिजली का उत्पादन करना, ऊर्जा का उत्पादन करना, जैसे सोलर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा आ जाती है, ठीक है। किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, इसको आप लोग नोट करते रहिए धड़ल्ले से, बिल्कुल टारगेट एकदम रख देना। हम ऐसे पढ़ाएंगे आप लोगों को ना कि एकदम केवल टू द पॉइंट, क्रीम देंगे, क्रीम सब्जेक्ट का क्रक्स देंगे एकदम, और उस पर PYQ करना है, ठीक है। तो स्वच्छ ऊर्जा आप लोगों का हो गया, है ना। तो आइए देखते हैं कि 8वां पॉइंट क्या है, 8वां नंबर क्या है, 8वां लक्ष्य। पहला लक्ष्य हो गया गरीबी की समाप्ति, दूसरा लक्ष्य हो गया भूखमरी से मुक्ति। ये चीज पूछ लेता है कि भूखमरी से मुक्ति पाना ये लक्ष्य के कौन से क्रम में रखा गया है? तो कौन से क्रम में? दूसरा क्रम में रखा गया है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तीसरा लक्ष्य है अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। एक क्रम के साथ याद करना है, इनमें क्रम का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि लैंगिक समानता 5वें क्रम पर है, तो लैंगिक समानता 5वें क्रम पर ही है, ठीक है। और छठा है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, 6ठे नंबर पर ही रहेगा। 7वें नंबर पर है किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, ये 7वें नंबर पर ही रहेगा। 8वां है उत्कृष्ट कार्य, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि। कौन सा? उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि, ठीक है। ये चीज हो गया। 9वां है आपका उद्योग नवाचार। 9वां पॉइंट क्या कहता है? 9वां लक्ष्य कहता है आपका 17 लक्ष्यों में 9वां लक्ष्य कहता है कि उद्योग। 9वें लक्ष्य में किसको रखा गया है? उद्योग, इंडस्ट्री को रखा गया है, इनोवेशन को रखा गया है, नवाचार, ठीक है। और क्या रखा गया है? बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, बुनियादी ढांचा को रखा गया है, ठीक है। तो 9 लक्ष्य हो गए। अब मैं इधर, हम उम्मीद करते हैं कि इधर आप लोग, ठीक है। अब आते हैं 10वां। 10वां क्या कहता है कि असमानताओं में कमी। जो हमारे देश के अंदर असमानताओं में कमी है, असमानताओं में अधिकता है, उसको कमी करना है, असमानताओं में कमी लाना है, ठीक है। ये आपका 10 लक्ष्य होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इधर, ठीक है। तो 10 ये हो गए। आइए देखते हैं और 11 लक्ष्य। 11वां क्या कहता है? ये 11वां लक्ष्य आपका कहता है सतत शहर और समुदाय, सतत शहर और समुदाय, ठीक है। 11 हो गया। 12 क्या कहता है? जिम्मेदारी के साथ उपभोग, जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदारी के साथ उपभोग, ठीक है। ये आप लोग का हो गया सतत शहर और समुदाय। 12वां पॉइंट हो गया जिम्मेदारी के साथ और उपभोग, ठीक। तो 12 लक्ष्य हो गया जिम्मेदारी के साथ उपभोग। 13वां लक्ष्य क्या कहता है? आप लोग नोट करते जाइए, इस बात को ध्यान रखिए, जलवायु कार्रवाई, ठीक है। 13वां लक्ष्य कहता है जलवायु कार्रवाई। एक कार्रवाई होता है, कार्यवाही होता है, कार्यवाही होता है। ये आपको हिंदी में पढ़ाया जाएगा। आप लोग निश्चित रहिए, बस जो हम कह रहे हैं उसको देखते रहिए, नोट करते जाइए, पढ़ते जाइए वैसे ही। 13 हो गया। 14वां लक्ष्य क्या कहता है आप लोगों का? जो 17 लक्ष्य में से 14वां लक्ष्य है, जलीय जीवों की सुरक्षा बात करता है,
ठीक है, जिसको एक भाषा में कहें तो जल में जीवन, जल में जीवन। जल में जीवन का मतलब होता है जलीय जीवों का सुरक्षा करना, है ना। ये भी हमारा एक लक्ष्य है। कौन सा? 14वां लक्ष्य है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। 15वां लक्ष्य क्या कहता है? 15वां लक्ष्य ये कहता है स्थलीय जीवों की सुरक्षा। रिलेट करते जाइए, ठीक है। स्थलीय जीवों की सुरक्षा, स्थलीय जीवों की सुरक्षा यानी कि स्थल पर जीवन। वो जल पर जीवन की बात करता है। ये कौन सा? 14 नंबर जल में जीवन की बात करता है, ठीक है। और 15 नंबर स्थल पर जीवन, ठीक है। और आइए और देख लेते हैं 16 नंबर क्या कहता है, ठीक है। 16 नंबर ये कहता है शांति, न्याय और सशक्त संस्थान। शांति, न्याय और सशक्त, नोट करते जाइए आप लोग, सशक्त संस्थान, ठीक है। इस चीज को आप लोग नोट करते जाइए। और 16 हो गए। 17वां बात करता है, 17वां आप लोग का बात करता है लक्ष्यों के लिए भागीदारी। सत्रहवां लक्ष्य बात करता है लक्ष्यों के लिए भागीदारी। लक्ष्यों के लिए भागीदारी, इसको हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसको नोट करके जहाँ भी पढ़ते हैं आप लोग, जहाँ भी स्टडी करते हैं, इसको लिख लीजिए, ठीक है। ये जो 17 लक्ष्य हैं। और एक SDG जो 3 की बात की गई है, SDG 3 यानी SDG 3, यहाँ पे अब जगह नहीं बची है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे समझा दे रहा हूँ एक बात में करके। SDG 3 पॉइंट आप लोग देख रहे हैं। जो SDG 3 है, ये आयु वर्ग, सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए बात करता है। कि जो SDG 3 है, सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन हो और स्वच्छ जीवन हो, ठीक है। और ये सुनिश्चित करता है और उनके कल्याण की बात करता है। कौन? SDG 3। अगर कभी भाई जी ने अगर पूछ दिया तो उनकी बात करता है, ठीक है। आप लोग इस बात का ध्यान रखिए और इसको नोट कर लीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको हमारे साथ नोट कर रहे होंगे और नोट करते हुए समझते चले गए होंगे। आइए एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं सतत विकास लक्ष्य, यानी जो सतत विकास लक्ष्य की बात की गई है, 17 लक्ष्यों की बात की गई है। पहला है गरीबी की समाप्ति करना, दूसरा है भुखमरी की समाप्ति करना, तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण की बात करना, चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा है लैंगिक समानता, छठा क्या कहता है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, सातवां क्या कहता है किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, आठवां लक्ष्य है उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि की बात करता है 8वें में, इस बात का नोट कर लीजिएगा आप लोग। 9वां कहता है उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा, ठीक है। 10वां कहता है असमानताओं की कमी, मतलब कि जो भी हमारे देश में असमानता है बहुत प्रकार से भाई, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उन सभी असमानताओं की कमी लाने की बात करता है, ठीक है। और कोशिश ये भी रहे कि हम लोग खत्म करें इस चीज को, असमानता को, ठीक है। और बात ये रहेगी, ठीक है। 11वां देखिए लक्ष्य क्या कहता है सतत शहर और समुदाय, ठीक है। 12वां कहता है जिम्मेदारी के साथ उपभोग की बात करता है। कोई भी वस्तु हम उपभोग करें तो इतना मत करें कि वो चीजें रहे ही ना, ठीक है। और उपभोग की ये बात करता है कौन? 12, बस इतना जान लीजिए। 12 उपभोग कैसे याद करना है आप लोग अपने हिसाब से बना लीजिएगा पॉइंट। 13 कहता है जलवायु में कार्रवाई, जलवायु पर कार्रवाई। 14 कहता है जल में जीवन, यानी जलीय जीवों की सुरक्षा करना। और यही बात 15 कहता है, 14 जल में जीवन, 15 स्थल पर जीवन, ठीक है।
16 बात करता है शांति, न्याय, सशक्त संस्थान, मतलब हमारी जो भी संस्थान रहे सशक्त रहे, मजबूत रहे हर तरह से, है ना। 17 की बात करता है तो लक्ष्यों के लिए भागीदारी की बात की गई है 17 में। तो ये चीजें आसान हो गई कि 17 में लक्ष्यों की भागीदारी करता है। तो आप लोग इसको नोट करिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत लेंथी टॉपिक है। अब इसके बाद हम लोग इस पर देखेंगे PYQ, ठीक है। पानी वानी पीते रहिए आप लोग, मस्त रहिए, और इसको आप लोग नोट करते रहिए, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य SDG। आइए देखते हैं हम लोग आगे, और देखते हैं। आप लोग इसको नोट करते रहिए और मिलाते रहे, और हम बोल रहे हैं तो उसको सुनते रहिए। इनको जो प्राप्त करने के लक्ष्य की विभिन्न देशों द्वारा बात की गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, और इसका सूचकांक भी जारी किया जाता है कि कौन क्या कैसे है। तो 2025 में जो भारत का 99वें स्थान पर था, 26 में हम करंट में पढ़ाएंगे एग्जाम से पहले, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। क्वांटम प्रौद्योगिकी संबंधित वर्ष घोषित किया गया है, सहकारिता से वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है। शांति और सुरक्षा से वर्ष घोषित किया गया है, किसको, 2025 को, ठीक है। 2024 को भी बता दिया, मिलेट वर्ष घोषित किया गया, कैबिनेट वर्ष घोषित किया गया है 2024 को, और 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है। आते हैं 2026 को, देखते हैं कि कौन सा वर्ष घोषित किया गया है। वर्ष 2026 को, वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, ठीक है। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2026 को चारागाह एवं पशुपालक, चारागाह एवं पशुपालक वर्ष घोषित किया गया है। किसको, पशुपालक एवं और पशुपालक वर्ष, साथ में सतत विकास, साथ में पशुपालक, चारागाह एवं पशुपालक वर्ष, कामा सतत विकास के लिए, सतत विकास के लिए, ठीक है दोस्तों। इसको आप लोग नोट करते रहिएगा। सतत विकास के लिए स्वयं सेवकों का, स्वयं सेवकों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय, ये भी देख लीजिएगा आप लोग कि अंतरराष्ट्रीय कैसे लिखा जाता है और अंतरराष्ट्रीय कैसे लिखा जाता है, दो चीज होता है, दोनों का डिफरेंट होता है अंतर, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय वर्ष, साथ में और क्या घोषित किया गया है, अंतरराष्ट्रीय महिला और किसान वर्ष, अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, यही देखिए, यही डिफरेंट होता है, ये अंतरराष्ट्रीय और ये अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को नहीं करना है, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। ये वाला जो कि अपने देश से भी बाहर है, सभी देशों की बात करता है। तो अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है, तो इसको 2026 को, ठीक है। आप लोग इस चीज को नोट करिए कि 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं UNGA, चारागाह एवं पशुपालक, सतत विकास के लिए स्वयं सेवकों, पॉइंट देखिए हम कहाँ कहाँ मार्क कर रहे हैं, और अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष ये 2026 को घोषित किया गया है। बिहार पीसीएस यूपी पीसीएस से पूछने के 80% नहीं 99% चांस है, क्योंकि अक्सर 2023 में बना वो भी पूछा गया, 2024 में वर्ष घोषित किया गया तो वो भी पूछा गया था, 2025 में वर्ष घोषित किया गया था वो भी पूछा गया था। 2026 की बारी है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। आते हैं 2027 वाला, पूछ लेगा 2027 को क्या घोषित किया गया था, क्या घोषित किया गया है, ठीक है। तो 2027 के लिए सतत और लचीले पर्यटन का,
सतत और लचीले पर्यटन। नोट करते रहिए आप लोग, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। लचीले पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक है, एवं अंतर्राष्ट्रीय विदेश एवं अंतर्राष्ट्रीय विधिक साक्षरता, ठीक है, विधिक साक्षरता, ठीक है, विधिक साक्षरता वर्ष घोषित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 2026 और 2027, ठीक है। ये दोनों यूपीपीसीएस जो कि 6 दिसंबर को होने वाला है, ठीक है, यूपीपीसीएस जो कि 6 दिसंबर को होने वाला है, प्लस बिहार पीसीएस जो कि अभी 26 जुलाई को होने वाला था बट पोस्टपोन हुआ है, ठीक है। अब जब भी डेट आएगी इन दोनों एग्जाम में ये दोनों वर्ष पूछा जा सकता है, क्योंकि 2026 अभी नहीं पूछा गया है, 2027 भी नहीं तो पूछा जा सकता है, ये चांस हमारे आयोगों में बनता है, ठीक है, जो कि 99% है। ये बहुत कीवर्ड चीजें हैं, शायद आप मान के चलिए बहुत जरूरी चीजें हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी सब चीजें ठीक है, ऐसे ही चलती है। अब हम लोग इसके बारे में इतना पढ़ चुके हैं सतत विकास लक्ष्य के बारे में, अब ज्यादा कुछ हम लोग को नहीं देखना है। अब हम लोग को PYQ सॉल्व करना है, किस पर? पर्यावरण का जो टॉपिक है धारणीय विकास और सतत विकास, इसी पर हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग PYQ देखते हैं कि कैसे कैसे इस पर सवाल पूछा गया है सतत विकास और धारणीय विकास चैप्टर पे। आइए देखते हैं, हम लोग देखते हैं धारणीय विकास और सतत विकास टॉपिक पढ़ चुके हैं, कीवर्ड उसका समझ चुके हैं, आखिर टॉपिक का क्रक्स क्या है, मतलब क्या, वो समझ चुके हैं, ठीक है। अब जो चीज पढ़े हैं बस उन्हीं पॉइंट्स पे हम लोग देखेंगे कैसा प्रश्न बना है, सिर्फ उसी पॉइंट प्रश्न बना है जो हम पढ़ा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं किन किन आयोगों में प्रश्न पूछा हुआ है। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है और आप ही लोगों को उत्तर देना है। पहले मैं इतना समझा दूंगा का उत्तर देना बड़ा आसान हो जाएगा। इसी तरह से पेपर हॉल में करना है, एग्जाम हॉल में एकदम सेंटर पर बैठकर क्लासरूम में ऐसे ही पेपर को सॉल्व करना है, प्रश्न को पढ़ना है। आइए देखिए कैसे पढ़ना है। प्रश्न 1 दिया है, तो आप नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है, जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन कारण आर, यानी आर को जो है कारण बताया गया है, ए को जो है कथन बताया गया है, ठीक है, कहा गया है। बस हमें कथन ए और कारण आर पर ध्यान देना है उधर। बाकी आइए कथन देखिए क्या कहता है। कथन ए कहता है सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। बात तो ये भी सही है कि सतत विकास जो है मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। भाई सतत विकास मतलब होता है लगातार विकास करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का उतना ही प्रयोग करें जितना कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी उपयोग करे, महत्वपूर्ण है ही। आइए देखते हैं कारण आर क्या कह रहा है। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। मैं टॉपिक को क्रक्स को इतना अच्छे से पढ़ा चुका हूं कि अब आप लोग के लिए क्वेश्चन प्रश्न कुछ नहीं है, ठीक है। यहीं पर पढ़ाई जोरदार होगी, अच्छे से होगी और कहीं नहीं पढ़ना है। देखिए क्या करना है, क्वेश्चन को डील करना है। तो ऑप्शन आप लोगों के पास है, ऑप्शन ए कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, तथा कारण आर और कथन ए की सही व्याख्या करता है। क्या जो है कारण आर की व्याख्या कथन ए करता है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन बी है आप लोगों के पास, ठीक है। ऑप्शन बी क्या कहता है, देखिए कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। एक बात आप लोग जब भी इसको अभी हम समय देंगे, जब आप लोग क्वेश्चन को हल करिएगा, आंसर दीजिएगा, तो है और नहीं पर पक्का ध्यान देना है, इसको नहीं बोलना है।
ऑप्शन सी कहता है कि ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी कहता है ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, तो आप लोग के पास 10 सेकंड का समय है, मैं सेकंडों में हल करूंगा भाई और आपसे करवाऊंगा। ठीक है, और इस बात का आप लोग को भी ध्यान देना है कि जितना सेकंड दूं उससे अधिक नहीं जाना चाहिए, एक भी सेकंड। कमेंट बॉक्स में फौरन कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या है, टू द पॉइंट आंसर देना है। बिल्कुल सर जी इसमें उसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, बिल्कुल इतना पढ़ा चुका हूँ इसका टॉपिक का क्रक्स कि आप लोग फटाक से आंसर दीजिए। 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। आप लोग आंसर देने में लग जाइए, मुझे मत देखिए आप लोग। ठीक है, इसका आंसर दीजिए। प्रश्न 1 का ये भी पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस प्री में पूछा हुआ है 2019 में। देखिए कैसे पूछ रहा है, सतत विकास धारणीय विकास के प्रश्न। ठीक है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। अच्छे से पढ़कर सोच समझ कर आंसर दीजिए इसका, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग दे चुके होंगे आंसर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर ये है, कथन ए दिया गया है। तो कैसे प्रश्न आंसर दीजिए, 5 सेकंड का आप लोग के पास समय है। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से इसका शॉर्ट्स टॉपिक के रूप में पढ़ा भी दिए हैं, आप लोग को समझ में हो गया होगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो आइए आप लोग आंसर देखते हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग आंसर दे चुके होंगे कमेंट बॉक्स में। आइए आंसर देखते हैं। प्रश्न 1 कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन जिनमें एक कथन ए है, दूसरे का कारण आर है, यही है ना। तो वही देखते हैं कथन ए क्या कहता है। सतत विकास, पहली बात तो यही है, मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। बात तो सही है, सतत विकास की जो चैप्टर है, सतत विकास की जो बात करता है, लगातार विकास की बात करता है और प्राकृतिक संसाधनों को अपने भावी पीढ़ियों के लिए बचा के भी रखना, और वही बात करता है ना। तो सतत विकास एक भावी महत्वपूर्ण कारण है मानव समाज के लिए है। ठीक है, ऑप्शन सही है, कथन है सही। कारण आर को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। बिल्कुल सही है। ठीक है, सतत विकास का वही लक्ष्य है ना कि भावी पीढ़ियों के लिए बचा के रखना प्राकृतिक संसाधनों को, और वर्तमान समय में हम लोग को लिए भी काम में आ जाए। ठीक है, हम लोग भी उपयोग कर सकें और भावी पीढ़ियों के लिए भी बचा के रखें, यही इसका सतत विकास का लक्ष्य है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया है कूट में, ये जो कूट है, कूट का ऑप्शन है, ऑप्शन ए कहता है ए आर दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, यहीं पे देखना है सही व्याख्या करता है कि गलत व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पे सही करता है पूछा है, यहाँ पे नहीं पूछा है। ठीक है, इन दोनों का खास ध्यान रहना चाहिए जब भी हम एग्जाम हॉल में प्रश्न को सॉल्व करें। ऑप्शन सी कह रहा है ये सही है, आर गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी कह रहा है कि ए गलत है, आर सही है। ठीक है, यही आपके पास कूट है ना, 4 कूट है ए बी सी डी। तो इसमें दोनों सही है, जबकि ए जो कारण आर है इसकी सतत विकास की व्याख्या करता है कि नहीं करता है। बिल्कुल व्याख्या कर रहा है, सतत विकास का ही व्याख्या तो कर रहा है कि वर्तमान भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को रखते हुए वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करना। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है, इज करेक्ट। क्योंकि ए आर दोनों सही है, कथन दोनों सही है, तथा आर कथन ए की सही व्याख्या भी करता है, तथा कथन आर कथन ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2।
प्रश्न नंबर 2 क्या है? वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास पर, ऐसे प्रश्न को पढ़ना है। पढ़ने का भी तरीका आप लोग सीखिए और हर क्वेश्चन में पढ़ने का तरीका सीखिए ताकि एग्जाम में और आसान हो जाए चीजें। ठीक है। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन, जिस पे हम मार्क कर रहे हैं वैसे वैसे ही अगर प्रश्न आएगा एग्जाम हॉल में, कोई भी आप लोग पेपर दें ऐसे ही प्रश्न को पढ़ना है ताकि दोबारा पढ़ने की जरूरत न पड़े। मैं तो पढ़ रहा हूँ इसलिए कि आप लोग को समझा रहा हूँ बार बार कि प्रश्न को कैसे पढ़ना है। जो चीज ये करक समझ गया ना, फिर वो साल भर नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी एग्जाम हॉल में अच्छा करेगा। अगर साल भर में 2-2 घंटे पढ़े, डेली पढ़ रहा है तो भी। प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था मतलब कोई प्रतिवेदन था जो कि धारणीय विकास पर चर्चा के आरंभ में प्रस्तुत की गई 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित है। तो उसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए कहता है, ठीक है, ऑप्शन ए आप लोगों का कहता है जलवायु परिवर्तन पर पहला प्रतिवेदन। देखिए मैं ऑप्शन पे कैसे अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिए। ऑप्शन बी कहता है आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है आवर कॉमन फ्यूचर। ऑप्शन सी कह रहा है जलवायु परिवर्तन पर दूसरा प्रतिवेदन, मतलब कि धारणीय विकास जिस चर्चा में आई वो कौन सा ऐसा प्रतिवेदन था, ठीक है, यही प्रतिवेदन को जानना चाह रहा है। ऑप्शन डी कहता है 5वां मूल्यांकन प्रतिवेदन। आप लोगों के पास 5 सेकेंड का समय है, जरा इसको पढ़कर अच्छे से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। आप लोग आंसर करते रहिए और ये भी देखते रहिए कि जो पहला क्वेश्चन है ये यूपीपीसीएस में पूछा है, ठीक है, और 2019 में पूछा हुआ है, ठीक है। हम लोग ये भी देखते चलेंगे क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन और पीवाईक्यू इसको करवा रहे हैं और आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। पीवाईक्यू किसी भी एग्जाम को देने जाइए उसका पीवाईक्यू आप लोग जान लीजिए, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। किसी भी एग्जाम को देने जाइए पीवाईक्यू सॉल्व करके जाइए, कम से कम 10 से 15 सालों का पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर टॉपिक वाइज। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारी पीडीआईएस जो है, यहाँ पे आप लोगों को टॉपिक भी शॉर्ट स्वरूप में पढ़ाया जाएगा, थ्योरी, और उसका पीवाईक्यू भी बताया जाएगा। पीवाईक्यू को सॉल्व करने का तरीका, मेन चीज यही होता है यार। एग्जाम हॉल में आप लोग बैठेंगे तो चीजें यही याद आएंगी कि कैसे सर बताए थे कि कैसे प्रश्न को पढ़ना है, कैसे ऑप्शन को पढ़ना है ताकि दोबारा हमें पढ़ने न पड़े और हम सेकंडों में प्रश्न को डील करने का ऑप्शन रखें, ठीक है। तो इसका दूसरा का उत्तर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इसका आप लोग आंसर दे चुके होंगे, ठीक है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 का किसने पूछा है? 1987 में। कौन सी संस्था है? संयुक्त राष्ट्र में। किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन है ना, जिसमें धारणीय विकास की संकल्पना की गई थी, चर्चा आरंभ हुई, ठीक है। वो प्रतिवेदन क्या है? यही पूछा है कि वो प्रतिवेदन था क्या था, कौन सा प्रतिवेदन था? जलवायु परिवर्तन पर पहला प्रतिवेदन? नहीं। जलवायु परिवर्तन पर दूसरा प्रतिवेदन? नहीं। 5वां मूल्यांकन प्रतिवेदन? नहीं। आवर कॉमन फ्यूचर हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, बताए हैं। ऑप्शन बी इसका सही है, आवर कॉमन फ्यूचर। इसको ध्यान से देखिए आप लोग, आवर कॉमन फ्यूचर में ही धारणीय विकास की संकल्पनाएं आई थी, ठीक है। और ये पूछा हुआ है आपका यूपीपीसीएस 2020 में, ये प्रश्न पूछा है यूपीपीसीएस 2020 में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 पर, है ना। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं कि क्या कह रहा है। सतत विकास, देखिए सतत विकास पे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, धारणीय विकास पे कैसे प्रश्न बन रहा है, और हम लोग टॉपिक वाइज पीवाईक्यू कैसे करवा रहे हैं। सतत विकास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए आप लोगों के पास है जैविक विविधता का संरक्षण, ऐसे ही मार्क करते हुए पढ़ना है। ऑप्शन बी है प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, ठीक है। निरोध का मतलब होता है रोकना, रुकावटें, ठीक है, प्रदूषण को रोकना या नियंत्रण करना, उस पर नियंत्रण पाना, ठीक है। ऑप्शन सी निर्धनता को घटाना,
ठीक है। ऑप्शन सी निर्धनता को घटाना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आप लोग जरा इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। आप लोगों के पास मात्र 5 सेकंड का समय है। प्रश्न नंबर 3 का आंसर करिए जल्दी से। सतत विकास के लिए आवश्यक है। देखिए हम लोग यहाँ पर कितने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, कितने अच्छे से बता रहे हैं कि प्रश्न को कैसे पढ़ना है, यूं ही क्वेश्चन आसान हो जाएगा। सतत विकास की बात क्या, जैविक विविधता का संरक्षण, जाहिर सी बात है। प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण। भाई देखो जिस ऑप्शन में पॉजिटिव आए ना, मतलब कि पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि वो ऑप्शन जो है, वो कथन जो है सकारात्मकता की ओर जाए, ठीक है। पॉजिटिव लाए सेंस में, माइंड में, आपके सोचने विचारने पर जो ऑप्शन पॉजिटिविटी लाता है उसी को हम लोग एक प्रकार से मानते भी है, सही है। जैविक विविधता का संरक्षण। आइए हम लोग देखते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग आंसर दे चुके होंगे। तो आइए प्रश्न नंबर 3 को हम लोग देखते हैं क्या कहता है। सतत विकास, इसको ऐसे ही मार्क कर लेना है। क्या आवश्यक है सतत विकास के लिए, क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए जैविक विविधता का संरक्षण। भाई जाहिर सी बात है ना, जैविक विविधता का संरक्षण भी एक सतत विकास ही है ना, ठीक है। ऑप्शन बी प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण। ये भी ऑप्शन सही है क्योंकि ये भी पॉजिटिविटी ला रहा है। एक माइंड में ये भी बैठाना है कि ऑप्शन क्या पॉजिटिविटी दे रहा है हमें, ठीक है। इससे क्वेश्चन और आसान हो जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन भी सही होते हैं जो हम पढ़े लिखे नहीं भी होते हैं, वो भी सही हो जाते हैं। पॉजिटिविटी देखते हैं हम लोग, ठीक है। ऑप्शन सी कहता है निर्धनता को घटाना। ये भी सतत विकास में ही आता है। निर्धनता पहला है ना, गरीबी का पढ़ाए है ना 17 लक्ष्य, उसमें देखिए निर्धनता को घटाना लक्ष्य है कि नहीं। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी आप लोगों का उत्तर सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। और ये आप लोगों का प्रश्न पूछा हुआ है यूपी पीसीएस ने, यूपी लोअर पीसीएस में, ठीक है, 2004 में। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, हमने टॉपिक पढ़ाया है। अब इसमें से तीनों क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आप लोग ने हल कर सकें जो मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है। और नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार थ्योरी को पढ़िए, टॉपिक को फिर से वीडियो को प्ले करिए, फिर से रिवाइज करिए, 1.25 बढ़ा लीजिए, स्पीड बढ़ा कर देखिए, लेकिन देखिए अच्छे से, देखिए अच्छे से समझिए इस चीज को, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो आइए हम लोग देख रहे थे प्रश्न, है ना, धारणीय विकास में प्रश्न सॉल्व कर रहे थे। फिर आइए देखते हैं अगला नेक्स्ट प्रश्न, है ना। धारणीय विकास को इस वीडियो में कंप्लीट कर देना है, ठीक है। और बाकी इससे संबंधित जो भी करंट होगा वो करंट में पढ़ाया जाएगा और करंट की क्लास आप लोगों की जल्द ही हमारी टीम द्वारा शुरू की जाएगी। और करंट में बेहतरीन करंट एकदम टारगेट टू पीटी 2026, ठीक है। 72वें बीपीएससी बिहार पीसीएस जो होगा, जो अभी पोस्टपोन हुआ है, और 6 दिसंबर का यूपी पीसीएस टारगेट करके हम लोग चल रहे हैं एकदम प्रश्न को सॉल्व करते हुए पी बाई क्यू। आइए देखते हैं कैसे धारणीय विकास में, सतत विकास में कैसे प्रश्न पूछा गया है। आइए प्रश्न नंबर 1 फिर कहता है, अभी हम आप लोग को सॉल्व करवाए हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक यानी कालानुक्रम में व्यवस्थित करना, यानी कौन पहले है कौन बाद में है उससे संबंधित है। क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही चुनना है उत्तर, सही गलत का एकदम ध्यान देना है, यहाँ पर सही उत्तर चुनना है। आइए देखते हैं आपको कूट कौन कौन सा है। कूट फर्स्ट कहता है कि रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ठीक है। कूट सेकेंड कहता है ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, ठीक है, ब्रटलैंड आयोग का रिपोर्ट का प्रकाशन, ठीक है। कूट 3 कहता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन, ठीक है। कूट 4 कहता है द लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन, है ना। तो यानी इनका सन के अनुसार किस सन में कौन क्या आया, कौन पहले आया कौन बाद में आया। एज ए थिंक जैसे हम बात करें 1972 में कौन आया, 1987 में कौन आया, 1989 में कौन आया,
92 में कौन आया, तो ये चीजें है 87, 89, 92, मतलब कि इसमें कौन पहले है कौन बाद में है, कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। आप लोगों के कूट में है ना, आप लोगों को कूट दिया गया है। ऑप्शन ए कहता है कि पहले में है, यानी फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, ठीक है। कूट बी कहता है कि पहले फोर्थ है, फिर सेकेंड है, फिर थर्ड है, फिर फर्स्ट है। आपका ऑप्शन सी कहता है पहले फोर्थ है, फिर थर्ड है, सेकेंड है, फर्स्ट है। ऑप्शन डी कहता है फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड। तो आप लोग को पास 10 सेकेंड का समय है, जरा इस प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिएगा। फटाक से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए आप लोग इस चीज का, बहुत लाजवाब प्रश्न है, ठीक है। फिर इसको हम व्याख्या के रूप में समझाते हैं कैसे क्या है। आप लोग इसका आंसर दीजिए, आप लोगों के पास 10 सेकेंड का समय है, आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए। प्रश्न एक क्या है ना, कालानुक्रम में इसको व्यवस्थित करना है। इसका आंसर आप लोग माइंड में देखते हुए सोचिए कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, कौन पहले आया है, ठीक है। देखते रहिए इसका आंसर, आप लोग आंसर करिए भाई आप लोग कि इस प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है। कुछ आप लोग भी एफर्ट लगाइए, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग आंसर दे चुके होंगे। आइए देखते हैं क्या आंसर है। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आपका फर्स्ट कहता है, फर्स्ट कूट क्या है कि रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ठीक है, यही है ना। कूट सेकेंड क्या है, ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, यही है ना, ठीक है। कूट 3 कहता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन, यही है ना। कूट 4 कहता है कि द लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। जब भी ऐसे प्रश्न कूट वाला है और कालानुक्रम में व्यवस्थित करने को कहे तो आप लोग सन उसका देखिए कि रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ, बताए थे 1992, ठीक है, 1992 बताए थे, आप लोग को पढ़ा चुके हैं। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन आपका हुआ 1992 में, यहीं पर प्रश्न इसका लिख लीजिए कितना डेट है, ठीक है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन आप लोगों का 1992 हुआ, ठीक है। अब द लिमिट्स क्या बोलते हैं, ब्रटलैंड आयोग ने, ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन जो है ये आप लोगों का 1987 में हुआ, ठीक है। ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन 1987 में हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है आपका 1989 में हुआ है ना, 1989 में, ठीक है। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, स्पष्ट नहीं हो रहा होगा अगर तो, 1989, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप लोगों का जो प्रवर्तन हुआ 1989 में हुआ। और द लिमिट्स टू ग्रोथ वाला जो बात आ गई तो ये 1972 में हुआ। द लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 में हुआ। अब आप लोग देखिए इसमें से कौन पहले है, ये 72 है, 89 है, 87 है, 92 है। तो पहले 72, यानी ऑप्शन पहले फोर्थ देखिए। एलिमिनेट भी कैसे करना है, ऑप्शन को कैसे चूज करना है देखिए, यानी हमारा पहले 72 आया, यानी द लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट आई, तो यानी चौथा नंबर आया। चौथा नंबर देखेंगे कहाँ कहाँ है, ऑप्शन ए में नहीं है, इसको पहले काट देंगे, ठीक है। सी में है, बी में है, ए में है, ठीक है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं चौथा 1972 में हुआ। 72 के बाद 87 आ जाइए, ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन 1987, यानी ऑप्शन 2। तो 4 के बाद 2 देखिए, 4 के बाद 2 है, इसमें है, इसमें है, यानी ऑप्शन बी में दिख रहा है। 4 के बाद 1 है, गलत। 4 के बाद 3 है, ये भी गलत। बस 2 का आप लोग अंदाजा लगा लीजिए, 2 आप लोग के पास पता है और 2 नहीं पता है ना, तो भी आप लोग आंसर लगा लेंगे केवल एलिमिनेट के ऑप्शन से। देखिए कितना आसान हो गया, ऑप्शन बी आपका आंसर है ना। इस तरह से कूट वाला ऑप्शन जब भी कालक्रम वाला पूछे ऐसे चूज किया जाता है ऑप्शन, सॉल्व करने का तरीका सीखिए, ठीक है। और ये आप लोग का प्रश्न पूछा हुआ है पीसीएस, यूपी पीसीएस, ये प्रश्न पूछा हुआ है यूपी पीसीएस, आई थिंक 2012 में पूछा हुआ है ना, यूपी पीसीएस 2012,
नहीं 12 नहीं पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस 2020 में पूछा हुआ है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 2020 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप लोग को कैसे ऑप्शन चूज करना है। हमें फोर्थ दिखा, पहले नंबर पर फोर्थ, तो फोर्थ को हम लोग देख लिए, इसको इसमें नहीं है, इसमें काट दिए। ठीक है, दूसरा है ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन 87 में, 87 वाला यानी दूसरा देखेंगे, तो जिसमें जिसमें 2 है, 4 के बाद 2 है नहीं, इसको काट देंगे। 4 के बाद 1 है ना, 2 नहीं है ना, काट देंगे। 4 के बाद 2 है, जब ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ऑप्शन यही सही आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, इस तरह से कूट वाला ऑप्शन करते हैं, और पेपर हॉल में भी ऐसे ही करना है, मेथड भूलना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, अगला प्रश्न आइए, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। धारणीय विकास से संबंधित है, यानी धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। ठीक है, आइए आप लोगों के पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी कहता है भौतिक संसाधन, ऑप्शन सी कहता है औद्योगिक संसाधन, ऑप्शन डी कहता है सामाजिक संसाधन। ठीक है, अच्छे से पढ़ाए हैं, बार बार हम चीजों का नाम लिए हैं। धारणीय विकास, आप लोगों के पास मात्र 5 सेकंड का समय है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्योंकि धारणीय विकास की बातें हम करते थे तो उसमें जरूर से जरूर नाम लेते थे। आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो एक बार रिकॉल करिएगा। ठीक है, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन, सामाजिक संसाधन, किसका है? आप लोग जरा इसका आंसर दीजिएगा, क्या आंसर हो सकता है? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आंसर दे चुके होंगे। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। प्रश्न नंबर 2 का धारणीय विकास पूछा है, किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन, सामाजिक संसाधन। तो इसकी बात नहीं है, औद्योगिक संसाधन की बात नहीं है, किसमें? धारणीय विकास में। सामाजिक विकास की भी नहीं है, ठीक है, सामाजिक संसाधन की बात भी नहीं है, और भौतिक संसाधन की भी नहीं है, बचा है प्राकृतिक संसाधन। मैं बार बार जब पढ़ा रहा था धारणीय विकास या सतत विकास तो उसमें प्राकृतिक संसाधनों की बात कर रहा था कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग ऐसे करें जो कि हमें भी उपयोग में आ जाए और हमारे आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए भी उपयोग में आ जाए। तो प्राकृतिक संसाधनों की बात करता है कौन? धारणीय विकास। और ये प्रश्न पूछा हुआ है आपका यूपीपीसीएस 2012 में पूछा हुआ है। इसमें यूपीपीसीएस 2012, ठीक है, 2012 में प्रश्न पूछा हुआ है। कितना अच्छा प्रश्न पूछा है धारणीय विकास पे, और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अभी। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब कि 2030 तक जो हम आपको बताए थे प्राप्त करने का लक्ष्य, 17 लक्ष्य बताए थे ना, उसमें से कौन सा नहीं है आप लोग को देखकर बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कहता है लैंगिक समानता, ऑप्शन बी कहता है अंतरिक्ष अनुसंधान, ऑप्शन सी कहता है शून्य भूख, ऑप्शन डी कहता है अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई। इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, यहाँ पर मार्क कर लेना है आंसर को, प्रश्न को पढ़ते हुए कि कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है। नहीं पूछा है नहीं पूछा है, जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो आप लोग जरा इसका आंसर दीजिएगा। 2 सेकंड का समय है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को पढ़ा चुके हैं बहुत विधिवत तरीके से। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को फिर से जाकर एक बार प्ले करिएगा और देखिएगा, और पॉज करके रोक लीजिए चीजों को और लिख लीजिए। इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका आंसर दे चुके होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या इसका उत्तर हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास पूछा है ना, मार्क कर लेना है, का लक्ष्य नहीं है, इसको भी मार्क कर लेना है। प्रश्न को एग्जाम हॉल में जब बैठे रहे तो ऐसे ही डील करना है, जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य हमने 17 लक्ष्य लिखवाए थे, जो SDGs लिखवाए थे टोटल 17, वो आप लोग नोट किए होंगे। उनमें से कौन सा नहीं है, यही पूछा। लैंगिक समानता हम लिखवाए थे, शून्य भूख ये भी लिखवाए हैं, अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई ये भी लिखवाए हैं, अंतरिक्ष अनुसंधान ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, अंतरिक्ष आपको नहीं मिलेगा। लैंगिक समानता की जो, और एक प्रश्न जो है यूपीपीसीएस 2023 में पूछा हुआ है, देख रहे हैं कितना लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लगातार पूछा जा रहा है, सतत धारणीय विकास, सतत विकास। क्यों? क्योंकि मुद्दा लगातार बना हुआ है, अब तो और पूछा जाएगा क्योंकि 2030 करीब आ रहा है, ठीक है। लैंगिक समानता की अगर बात की जाए तो लैंगिक समानता आप लोगों का SDG 5 बताए थे ना, SDG 5 बताए थे। बात रह गई भूख सूचकांक की, तो शून्य भूख की जो बात की गई है, शून्य भूख जो है SDG 2 में है। ऐसे याद करना है, जो हम क्रम बताए थे 1-2 लिखवाए हैं, वैसे ही इसको याद करना है। बात रह गई अच्छा स्वास्थ्य की, तो अच्छा स्वास्थ्य SDG 3 में है, SDG 3 में, ऐसे याद करना है। अंतरिक्ष अनुसंधान हमारे SDG में नहीं है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग धारणीय विकास में PYQ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। टॉपिक है धारणीय विकास एवं सतत विकास। इसका प्रीवियस ईयर का जो पेपर प्रश्न पूछा हुआ है आयोग ने, उसका हम लोग देख रहे थे। तो आइए वाला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या? पहला कथन है धारणीय विकास लक्ष्य, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SDG, ठीक है। पहली बार 1992 में, किसमें? 1992 में एक वैश्विक विचार मंडल, जिसको थिंक टैंक बोलते हैं, थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, प्रस्तावित किया था। कथन 1 हो गया। धारणीय विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, प्रस्तावित किया था। किसको? SDG को। देखिए आप लोग समझिए। और कथन 2 दिया है कि धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं, ठीक है। कथन 2 है कि धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। आप लोगों के पास से कुछ कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है, यहीं पे देखना है। जब भी प्रश्न हल करते हुए आप लोग एग्जाम हॉल में रहिए तो यहीं पर देखिए, नहीं पूछा है कि है पूछा है, सही है या है, यानी इन दोनों कथन में से, कथन 1 और कथन 2 में से कौन सा सही है, यही पूछा है ना। तो आप लोगों के पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है कथन 1, ऑप्शन बी कहता है कथन 2, केवल कथन 2 सही है या केवल कथन 1 सही है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन डी न तो 1 न तो 2। आप लोग के पास 10 सेकेंड का समय है, जरा इसको पढ़कर अच्छे से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, तो मैं समझूं कि आप लोग को पढ़ाने का कुछ लाभ निकल रहा है, ठीक है। जल्दी से इसका उत्तर करिए प्रश्न नंबर 1 का। क्योंकि मैं टॉपिक पढ़ा चुका हूं, तो ये पिछले साल का प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का पेपर है, प्रश्न है जो कि पूछा हुआ है, ठीक है। आप लोग इसको पढ़कर उत्तर दीजिए। मैं आप लोग के उत्तर का वेट कर रहा हूं। प्लीज आप लोग उत्तर दीजिए इसका कमेंट बॉक्स में, इसका क्या उत्तर हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतना अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग उत्तर इसका दे चुके होंगे। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा, है ना। यही है ना प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करेंगे, ठीक है। कौन सा? कथन 1 दिया है धारणीय विकास का लक्ष्य, धारणीय विकास लक्ष्य अंग्रेजी में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SDG, पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल, थिंक टैंक ने, क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, जिसे उसने प्रस्तावित किया था। देखिए
हमें तो नहीं लगता है। हम बताए थे आप लोग को, अब बताए थे। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो फिर से रिकॉल करिए, फिर से प्ले करिए, फिर से देखिए टॉपिक को। बेहतरीन टॉपिक है, आधे घंटा आप लोग मेहनत कर देंगे तो इससे कहीं क्वेश्चन बाएं नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम में, ठीक है। नहीं भाई, ये नहीं हो सकता। ये कोई थिंक टैंक ने थोड़ी लागू किया था, कोई विचार थिंक टैंक के रूप में विचार थोड़ी आया था एसडीजी का, धाड़ी विकास लक्ष्य का, ठीक है। आइए कथन वो देखते हैं क्या कहता है कि धाड़ी विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त करने जाने हैं, प्राप्त किए जाने हैं, मतलब जो एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये तो मैं बार बार पढ़ा चुका हूँ कि 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं, ठीक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, यही पूछा है ना। केवल दो सही है, क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी, केवल दो सही है, ठीक है। और ये प्रश्न आप लोगों का आईएएस प्री 2016 में पूछा हुआ है। किसमें पूछा हुआ है बच्चों? आईएएस प्री 2016 में पूछा हुआ है ये प्रश्न। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जा रहा है यूपी पीसीएस द्वारा, आईएएस पीसीएस द्वारा, बिहार पीसीएस द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 2 पर देखते हैं हम लोग कि प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है। आइए देखते हैं। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना, ऐसे ही पढ़ना है प्रश्न है एग्जाम हॉल में। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए और ऊर्जा को ऐसे मार्ग करना है, जब भी एग्जाम हॉल में ऐसा प्रश्न पूछे तो, ठीक है। तथा अन्य संसाधनों की बचत की बात करता है। निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? मैं तो पढ़ा चुका हूँ ये प्रश्न, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्थिक वृद्धि की, ऑप्शन बी आर्थिक विकास की, ऑप्शन सी संपोषणीय विकास की, ऑप्शन डी मानव विकास की। जरा आप लोग को पास 5 सेकंड का समय है, इस प्रश्न का आंसर दीजिए। तो आप लोग 5 सेकंड का आप लोग के पास समय है, जरा इस प्रश्न का आंसर दीजिए। अगर आप लोग ये चीज पढ़े भी नहीं होंगे तो फिर भी इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। प्रश्न नंबर 2 का कैसे, आप लोग इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। आइए दीजिए आंसर इसका, प्रश्न नंबर 2 का वर्तमान में जनसंख्या। आइए देखते हैं हम लोग प्रश्न, ठीक है। आप लोग आंसर दे चुके होंगे। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं कि वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा, ठीक है, तथा अन्य संसाधनों की बचत की बात करता है ना। निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? इसकी परिभाषा तो मैं बताया हूँ। देखिए भाई, कैसे आर्थिक विकास से, आर्थिक वृद्धि से भी नहीं है और न ही आर्थिक विकास से। ये मैं अगला